मैं मनस्विता शर्मा जेपी शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। पुरानी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। विटामिन्स विटामिन्स जो होते हैं वो होते क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, मतलब इनकी जो आवश्यकता होती है हमें कम मात्रा में होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी खोज के बारे में बात करेंगे। विटामिन की खोज किसने की थी? ल्यूनिन ने की थी। विटामिन शब्द फंक ने दिया था। जो विटामिन वर्ड है वो फंक ने दिया था। और अध्ययन क्या कहलाता है विटामिन का? विटामिनोलॉजी, स्टडी ऑफ विटामिन्स, विटामिनोलॉजी। विटामिन्स करते क्या है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं। सबसे पहले ज्ञात विटामिन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। सबसे पहले ज्ञात विटामिन, क्या आंसर होगा इसका? विटामिन सी। और सबसे पहले आश्रित और निष्कर्षित, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू प्राप्त किया गया, विटामिन B1, इसको थायमिन भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन होते कितने प्रकार के। विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपके वसा विलय, जो किसमें घुल जाएंगे? वसा के अंदर घुल जाएंगे। मतलब इस टाइप के जो विटामिन होते हैं वो फैट के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं। और जो सेकंड टाइप देखेंगे हम, वो जल के अंदर विलय, मतलब जो ये विटामिन है वो किसके अंदर घुलेंगे? पानी के अंदर ही घुलेंगे। तो वसा विलय विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो पहला है आपका वसा विलय। वसा विलय विटामिन में कौन कौन से आते हैं? विटामिन A, D, E, K। सेकंड आपका क्या है? जल विलय, मतलब जो पानी के अंदर क्या है? घुलनशील है। तो इसके अंदर विटामिन B और C, ये जितने विटामिन है वो किसके अंदर घुल जाते हैं? वसा के अंदर। और B और C किसके अंदर घुल जाते हैं? जल के अंदर। मतलब आप याद कैसे रखेंगे? बस जल के अंदर घुल गए। B और C किसके अंदर घुल जाते हैं? पानी के अंदर। अब सबसे पहले हम जिस विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन A के बारे में। विटामिन A, इसको रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल, या इसे रेटिनोइक एसिड भी कहा जाता है। अब नाम से आपको पता लग रहा है रेटिना, मतलब रेटिना वाला जो पार्ट होता है हमारी आंख के अंदर उपस्थित होता है। तो ये जो विटामिन है किससे संबंधित है? हमारी आंख से संबंधित है। और इसे क्या कहा जाता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, मतलब कैंसर को रोकेगा, इन्फेक्शन को रोकेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सोर्स क्या क्या है। जो इसका प्रमुख स्रोत है वो गाजर है। उसके अलावा आम, पपीता, ये कुछ विटामिन ए के मैंने स्रोत आपको बताए हैं। आम कौन सा होना चाहिए? पका हुआ आम, मतलब मेनली कौन सा आम? पका हुआ। पका हुआ जो आम है वो विटामिन ए का सोर्स होता है। और अगर कच्चा आम पूछ लिया जाए तो वो विटामिन सी का सोर्स होता है।
अब हम बात करते हैं विटामिन ए कार्य क्या करता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो मुख्य रूप से हमें दिखाने का काम करता है। हमारी आईज के लिए विटामिन बहुत ही जरूरी है, मतलब हमारी जो आंखों के जो डिजीज है उनसे हमें बचाता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, नेत्र रोग प्रतिरोधक विटामिन भी बोला जाता है। नेत्र रोग प्रतिरोधक विटामिन भी इसको कहा जाता है। अब देखो विटामिन ए जो होता है उसके दो समावेशी होते हैं। विटामिन ए के कितने समावेशी है, दो। पहला है A1 और दूसरा है A2। A1 को क्या कहा जाता है, रेटिनोल, और A2 को कहा जाता है डिहाइड्रो रेटिनोल। अब ये रेटिनोल क्या करता है, रेटिनोल मुख्य रूप से दिखाने का काम करता है। और डिहाइड्रो रेटिनोल आंसुओं का निर्माण, आंखों में जो आंसू बनते हैं वो इसकी वजह से बनते हैं। आंसू का निर्माण कौन करता है, डिहाइड्रो रेटिनोल। अगर विटामिन A1 की कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी, रतौंधी रोग में क्या होता है, दिखना बंद। इस वाली कंडीशन को क्या कहा जाता है, निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया। जबकि A2 की कमी हो जाए तो क्या होगा, आंसू का निर्माण अवरुद्ध हो जाएगा। अगर इसकी डिहाइड्रो रेटिनोल की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, आंसू निर्माण अवरुद्ध हो जाएगा। अब ये आंसू है वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, हमारी आईज की सुरक्षा कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, आंसू आंखों में क्या होंगे, बनना बंद हो जाएंगे। तो ये आंख का एक कॉर्निया वाला पार्ट होता है, मतलब ये आंख उस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें क्या होगा, जो ये यहाँ पर ये बीच वाले पार्ट और ये सब क्या होंगे, शुष्क हो जाएंगे, क्योंकि इन पे क्या होगा, धब्बे टाइप जमना शुरू हो जाएंगे। तो इस वाली कंडीशन को क्या कहा जाता है, जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया। अब हम नेक्स्ट विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी जो है इसे कैल्सीफेरोल, केमिकल नेम है इसका कैल्सीफेरोल, और इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन, और इसे एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे हमें मिलता है, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। एंटी रिकेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में जो रिकेट्स डिजीज है उसे रोकता है, उसके प्रति हमें प्रतिरोध प्रदान करता है, इसीलिए इसे एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। अब इसके स्रोत की हम बात कर लेते हैं। तो इसका स्रोत होता है कोड लीवर ऑयल, मछलियों से जो तेल मिलता है कोड लीवर ऑयल। ये विटामिन ए का भी सोर्स है, कोड लीवर ऑयल। शार्क लीवर ऑयल, शार्क भी एक टाइप की फिश है, उनके लीवर से जो तेल निकलता है।
अंडे के अंदर भी ये विटामिन होता है और सूर्य की धूप तो इसका उत्तम सोर्स है, सूर्य की धूप। अब इस विटामिन का निर्माण कैसे होता है? ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो शरीर के अंदर बनता है, तो आप यहाँ नोट लगा के लिख लीजिए, एकमात्र विटामिन जो शरीर में बनता है, बाकी सभी विटामिन बाहर से लेने पड़ते हैं, एकमात्र विटामिन जो शरीर में बनता है। अब ये बनता कैसे है? जो सूर्य की लाइट होती है, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उस सूर्य की जो सनलाइट है उसमें मुख्य रूप से क्या उपस्थित होना चाहिए? यूवी रेस। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जो सुबह सुबह की जो धूप होती है उसमें हमें बैठना चाहिए, जो एकदम सुबह धूप आती है उसके अंदर हम बैठेंगे तो इसकी बेटर हमको पूर्ति हो पाएगी। कोलेस्ट्रॉल द्वारा त्वचा में निर्मित, कोलेस्ट्रॉल द्वारा त्वचा में निर्मित अब इसका कार्य क्या क्या होता है? हड्डियों के लिए आवश्यक, हड्डियों व दांतों के लिए। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है उसको मुख्य रूप से सुबह की धूप में लेकर बैठते हैं। वो क्यों बैठते हैं? ताकि उसमें विटामिन डी की कमी नहीं हो जाए। अगर उसमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो उसके जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी और उसके जो दांत है वो देरी से निकलेंगे। इसी वजह से बच्चे को सुबह धूप में लेकर बैठा जाता है। और जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं या जिनको हड्डियों की बीमारी होती है वो भी धूप में ज्यादा से ज्यादा बैठते हैं ताकि उनको विटामिन डी मिलता रहे और उनकी हड्डियां अच्छे से वर्क करें। अब इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से बच्चों के अंदर बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग में क्या होता है? हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, हड्डियां कमजोर, बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं और दांत देरी से निकलते हैं बच्चों के, दांत देरी से निकलते हैं, देरी से निकलते हैं। जबकि विटामिन डी की कमी होने से बड़ों के अंदर जो डिजीज होती है उसे ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ओस्टियोमलेशिया। इस रोग के अंदर क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है और जो ये हड्डियां होती है वो इस तरह धनुषा का टांगे हो जाती है, बो लाइक लेग हो जाते हैं, इस तरह धनुष के आकार की क्या हो जाती है? टांगे हो जाती है। उसे ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है। धनुषाकार टांगे और हड्डियां कमजोर हो जाती है। उसके अलावा विटामिन डी के और क्या कार्य हो सकते हैं? ये तो इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो नोट लगाइए। विटामिन डी जो होता है वो मुख्य रूप से बोन्स, इंटेस्टाइन और किडनी पर वर्क करता है। बोन्स पर क्या करता है? कैल्शियम के जमाव को प्रेरित करता है। अस्थियों पर कैल्शियम के जमाव को प्रेरित करता है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है? कैल्शियम लवणों के अवशोषण को बढ़ाता है, कैल्शियम लवणों के अवशोषण को प्रेरित करता है। प्रेरित, जब आपको मैंने
डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने वहां पर बताया था कि ग्रहणी के अंदर मुख्य रूप से इनका अवशोषण होता है, कैल्शियम और आयरन लवणों का। तो कैल्शियम लवणों के अवशोषण को कौन प्रेरित करता है? विटामिन डी। और किडनी के अंदर क्या करता है? कैल्शियम लवणों का पुनः अवशोषण, कैल्शियम लवणों का पुनः अवशोषण प्रेरित करता है, अवशोषण प्रेरित करता है। अगर इसकी अधिक मात्रा हो जाए तो सर्वाधिक विषैला प्रभाव भी ये विटामिन दर्शाता है। अधिक मात्रा में सर्वाधिक विषैला क्या होगा? रीनल स्टोन क्रिएट हो जाएगा, पथरी वगैरह हो जाती है, वो इसकी वजह से हो जाती है। अधिक मात्रा में सर्वाधिक विषैला प्रभाव, कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह का जमा हो जाता है, इसलिए अधिक मात्रा में सर्वाधिक विषैला प्रभाव यही विटामिन दर्शाता है। विटामिन डी के बारे में बात करने के बाद अब हम विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। विटामिन ई, विटामिन ई को क्या कहा जाता है? टोकोफेरोल। यहाँ पर जो भी आपको केमिकल नेम बताए जा रहे हैं विटामिन के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, किस विटामिन का नाम टोकोफेरोल है, किसका रेटिनोल है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है, एंटी इन्फेक्शन कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन। टोकोफेरोल, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसे एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। इसके स्रोत क्या क्या है? कपास के बीज का तेल, उसके अलावा अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, दालें वगैरह जो भी आप खाते हैं वो सब। उसके अलावा ज्वारों का रस, ज्वारों का रस। ये ज्वारे क्या होते हैं? जैसे आपने जौ वगैरह है, उनको किसी थोड़ी सी जगह में ऐसे उगा लिया, उसके बाद जब वो उग गए तो थोड़े थोड़े बड़े हुए तो उनको क्या करो? कट करके उनका जूस निकाल के पी लिया जाता है, तो उससे विटामिन ई की क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है, तो उन्हें ज्वारे कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? बांझपन को रोकना। मतलब ये स्टेरिलिटी को क्या करेगा? रोकेगा। बांझपन को रोकना, त्वचा पर से दाग झुर्रियां हटाना, दाग धब्बे झुर्रियां हटाना। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये त्वचा पर से क्या करता है? दाग धब्बे झुर्रियां वगैरह हटाता है। इसीलिए अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो आज से विटामिन ई लेना शुरू कर दें। मतलब अंकुरित अनाज खाना, कपास के बीज का तेल, इस तरीके का डाइट लेते हैं तो उससे विटामिन ई की क्या होती रहती है? पूर्ति होती रहती है। अब यहाँ पर इस तरह से ब्यूटी विटामिन का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि ये क्या करता है? त्वचा पर जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, वो आपको पता ही होगा कि फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो ये विटामिन ई क्या करता है? जो कोशिका झिल्ली पर जो लिपिड पाए जाते हैं उनके अनावश्यक ऑक्सीडेशन को रोकता है, मतलब उनको ऑक्सीकरण को क्या करता है? बचाता है। उसी वजह से त्वचा की क्या बनी रहती है? परमेबिलिटी, पारगम्यता बनी रहती है। इसी वजह से जो इंसान है वो क्या दिखता है? सुंदर दिखता है। तो फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की क्या बनी होती है? कोशिका झिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये कोशिका झिल्ली का अनावश्यक ऑक्सीडेशन होने से क्या करता है? रोकता है। अब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या डिजीज हो जाएगी? बांझपन हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा। क्योंकि ये जो विटामिन है वो हेल्थी गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए भी क्या है? आवश्यक है, स्वस्थ युग्मक निर्माण हेतु आवश्यक है।
हेतु आवश्यक। युग्मक कौन कौन से? मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट जो होता है वो ओवम होता है, तो उनके फॉर्मेशन के लिए भी विटामिन ई जरूरी होता है। विटामिन के, इसको फाइलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, और एंटी हिमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि हिमोरेज को क्या करता है? रोकता है, मतलब जो रक्त बहता रहता है अविरल रूप से उसको क्या करेगा? रोकेगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एंटी हिमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है, एंटी हिमोरेजिक विटामिन। अब इसके स्रोत क्या है? जितनी भी आपकी पत्तेदार सब्जियां, पालक, पत्ता गोभी, इस टाइप की जो आपकी सब्जियां होती है वो विटामिन के का स्रोत होती है। उसके अलावा गाजर, ये भी विटामिन के का सोर्स है। अगर इसका कार्य है, कार्य क्या है? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन आपको पता है रक्त स्कंदन कारक है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? रक्त स्कंदन कारक है, रक्त स्कंदन कारक। अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। एक रोग है हीमोफीलिया, उसके अंदर भी अगर कहीं लग जाती है तो कंटिन्यूअसली ब्लड बहता रहता है, वहां पर ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि ये जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर से इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है उस वाले डिजीज के अंदर, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। नॉर्मली जो ब्लड की क्लोटिंग होती है वो 2 से 8 मिनट में हो जाती है, पर अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो थक्का बनने में 13 मिनट से ज्यादा का भी समय लग जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जल विलेय विटामिन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमको कमेंट करके बता सकते हैं, वहां पर आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी।